गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो पोर्शन चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक चल रहा था, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, जिसकी फाइनल रिजल्ट मैग्नीट्यूड तो क्या आया था 2 kp/x³, और जो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। आज का या जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। उसको करने के लिए एक डायग्राम हमने बनाया है। सपोज एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल लेंथ 2a है, जिसको हमने a और a2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या है, उसके सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन को ही हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर उसके सेंटर से सपोज करो x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर हम एक +1 मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज रखते हैं। इसके ऊपर एक तो आपका +q चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स आएगा ये डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही किसकी वैल्यू रहेगी, E1 की। अब इस E1 की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले E1 का जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा kq/डिस्टेंस का स्क्वायर, q चार्ज आपका डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब इसमें हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये वाला जो साइड है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर x² प्लस a²। तो डिस्टेंस ये आया, यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस a²। ये E1 की वैल्यू आ गई। जो सेकंड चार्ज है -q, ये इस +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जो E2 की वैल्यू है वो हम निकालते हैं, E2 का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। E2 = kq/r², बेसिक फॉर्मूले से kq चार्ज तो आपका ये वाला भी q और ये वाला भी मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, और ये डिस्टेंस भी आपका इसके इक्वल आएगा। तो नीचे भी डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो x² क्या हो जाएगा, a²। अब यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं E1 एंड E2, बट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए इनको फैक्टर्स में हम तोड़ेंगे। फैक्टर जो इक्वल हैं या सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन के हैं वो आपके फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। सपोज करो ये थीटा एंगल है, ये भी आपका थीटा एंगल होगा। E1 का थीटा वाला या थीटा की साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, E1 cos थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ वो क्या रह जाएगा, E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का थीटा की साइड का जो कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, इसी डायरेक्शन में आएगा, और जो E2 sin थीटा है वो क्या रह जाएगा, नीचे। अब E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ दो कंपोनेंट या फैक्टर बचे हैं सेम डायरेक्शन में, कौन कौन से, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बिकॉज E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को आप आइदर 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं या 2E2 cos थीटा लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 × सपोज करो हमने इस वैल्यू को रख लिया 2E1 cos थीटा को, 2 × E1 की वैल्यू पुट करेंगे kq/x² प्लस a² इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब उसमें इस ट्राइंगल से आपका बेस तो ये रहेगा a और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा √x² प्लस a², या इस ट्राइंगल से करते तो भी बेस बाई हाइपोटेन्यूज वैल्यू आपकी सेम ही आती। a/x² प्लस a² का रूट है तो उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ, P = q × 2a, q × 2a। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी 2qa या q × 2a, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं P से। तो जो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें k × P डिवाइडेड बाई x² प्लस a² की इन दोनों की पावर ऐड होकर आपकी 3/2 हो जाएगी।
नेक्स्ट जो आपकी स्टेप है उसमें हम एक कंसिडरेशन करेंगे कि सपोज आपका a जो है वेरी लेस देन x है, तो a स्क्वायर वेरी लेस देन क्या होगा x स्क्वायर। उस केस में a स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस सेक्शन में a स्क्वायर को नेगलेक्ट करने के बाद जो आपकी वैल्यू बचती है दैट इज kp बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहती है kp बाई क्या रहती है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो kp बाई एक्स क्यूब आई है, जो कि हाफ है एक्सियल लाइन पर जो मैग्नीट्यूड आता है 2kp बाई एक्स क्यूब के। और डायरेक्शन वाइज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट होगी -q से +q की तरफ वो तो आपकी p रहेगी, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस डायरेक्शन में आया है। तो पैरेलल बट अपोजिट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, जो कि एक्सियल लाइन में सेम डायरेक्शन में p होता है और सेम ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इसमें p के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जिसका ये मैग्नीट्यूड रहेगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमने एक बार लिखी है बिकॉज इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करना है, बट एट एनी पॉइंट वो आपका एक्सियल लाइन पर भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पर भी हो सकता है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। एक डाइपोल हमने लिया है -q +q चार्ज है आपका, उसके सेंटर से थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है। ये जो थीटा एंगल है आपका 0 भी हो सकता है, उस केस में एक्सियल लाइन का टॉपिक बन जाएगा। इस थीटा को अगर हम इस पॉइंट से ऐसे रोटेट करें तो थीटा 90 आए तो इक्वेटोरियल लाइन का टॉपिक भी आ सकता है। हम जनरल एट एनी एंगल थीटा पर कैलकुलेट करेंगे, जिसको स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से भी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q एंड +q चार्ज से बना, उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, -q से +q की तरफ होगी। ये आपका डाइपोल मोमेंट P रहने वाला है। इस P के कंपोनेंट करते हैं हम, इस P का थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, P cos थीटा, और इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहने वाला है वो कितना आएगा, P sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हमने कंपोनेंट किए हैं P के, P cos थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना है, P sin थीटा। अब इस P cos थीटा वाला जो डाइपोल मोमेंट का जो फैक्टर या कंपोनेंट है, इसकी वजह से या ड्यू टू दिस वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार इस P sin थीटा कंपोनेंट को आप अवॉइड कीजिए, नेग्लेक्ट कीजिए। P cos थीटा की ये डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है, x डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपको नहीं लगता ये P cos थीटा डाइपोल की एक्सियल लाइन का कंसेप्ट बन रहा है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। सो इस P cos थीटा वाला जो डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया। उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्यों ली है, क्योंकि आपको पता है एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। और जो E1 का जो मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू रहने वाला है वो आपकी एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, P की जगह पर यहाँ पर हम P का कौन सा कंपोनेंट पुट कर देंगे, P cos थीटा। तो E1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2kP cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये तो वैल्यू है और ये डायरेक्शन रहने वाली है। अब हम इक्वेटोरियल लाइन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन से कंपोनेंट के लिए, P sin थीटा कंपोनेंट के लिए। इसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट आपको इक्वेटोरियल लाइन पर लग रहा है, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला आपको पता है और डायरेक्शन भी पता होती है। डायरेक्शन P के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। अगर आपका P इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में आती है। P sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको E2 से रिप्रेजेंट किया, और E2 की जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो हम इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला सीधा पुट करेंगे K इंटू P की जगह पर हम P का कौन सा कंपोनेंट करेंगे, P sin थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब।
तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट या वैल्यू आ गई आपकी E1 एंड E2। अब बिकॉज ये दो वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर हम जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा वो अप्लाई करके निकालेंगे। बिकॉज इन दोनों में एंगल 90 डिग्री का है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है E = E1² + E2² + 2E1 E2 इंटू cos 90 आपका कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। सो E1 E2 की वैल्यू हम पुट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E1² इसका स्क्वायर करते हैं 4k² p² cos² थीटा डिवाइडेड बाई x³ का स्क्वायर प्लस E2², ये आपकी E2 की वैल्यू है k² p² sin² थीटा डिवाइडेड बाई x³ का स्क्वायर प्लस आगे का पोर्शन तो 0 है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं k² p² और x³ का स्क्वायर वो कॉमन लेके बाहर लेकर आएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर जो आपकी वैल्यू बची या आई वो kp बाई कितना आएगी, x³। अंडर द रूट जो वैल्यू आती है उसको हम आगे लिखते हैं 4 cos² थीटा बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, sin² थीटा बचेगा। अब इस 4 cos² थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ या छोटा सा हम पार्टीशन कर सकते हैं 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी 4 cos² थीटा ही है प्लस कितना रह जाएगा, sin² थीटा। इसका आपका इसको फर्दर इसका क्या बेनिफिट हुआ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है उसकी जो वैल्यू रही है kp/x³ अंडर द रूट 3 cos² थीटा प्लस 1, ये आपकी फाइनल वैल्यू बची है जिसमें हम डिफरेंट या अलग अलग केस करके वही वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेशल केस लेते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की जगह आपका kp/x³ अंडर द रूट 3 इंटू cos 0 1 होता है, 3 इंटू 1 आपका 3 रहेगा प्लस 1 या kp/x³ अंडर द रूट 4 और जिसका आपका क्या आएगा 2kp/ कितना आ जाएगा x³ जो कि एक्सियल लाइन की वैल्यू है। तो जो जनरल फॉर्मूला था उस एक्सियल लाइन की वैल्यू को हम ड्राइव कर सकते हैं थीटा की वैल्यू को 0 पुट करके। एंड सिमिलरली जब आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे यहाँ पर तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो खाली आपका कितना बचेगा kp/x³ जो कि कौन सा फॉर्मूला होता है, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E वैल्यू जो आई है जो कि इस E1 के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है kp/x³ अंडर द रूट 3 cos² थीटा प्लस 1 और यहाँ से हम अल्फा tan अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या करके बेस। परपेंडिकुलर तो आपका E2 वाला कंपोनेंट रहेगा डिवाइडेड बाई क्या करके E1। अब इस E2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें kp sin θ/x³ डिवाइडेड बाई E1 2kp cos θ/x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, kp से आपका kp कैंसिल हो जाएगा, sin θ डिवाइडेड बाई 2 cos θ मीन्स आपका आएगा 1/2 tan θ, सॉरी 1/2 tan θ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में गिवन है थीटा की वैल्यू तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सम अप करते हैं इस आपके टॉपिक या डेरिवेशन को। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट किए p cos θ एंड p sin θ। p cos θ से आपने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई। p sin θ से आपने इक्वेटोरियल लाइन का वैल्यू फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई। ये दो आपके कंपोनेंट आए जो परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया तो जो आपका सोल्व करके जो वैल्यू रहती है वो ये वाली वैल्यू रहेगी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा डायग्राम में दिखाया है नीचे से ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की तरफ ही होगा ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन है तो। उसमें आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जैसे कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जिसकी डाइपोल लेंथ आपकी 2a है। तो ये 2a लेंथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक
फील्ड, ये आपका थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब टॉपिक है इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब टॉर्क एक्ट क्यों करेगा, बिकॉज आपका जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा फिजिकल टू क्यू ई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो आपका प्लस क्यू चार्ज है उस पर आपका ये वाली डायरेक्शन में होगा। अब एक कंसेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर आपके दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाते हैं। ये वाले केस में तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो सेकंड केस है, दो फोर्स हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बट दे आर एक्टिंग इन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है और जो सेकंड फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये फोर्स कैंसिल नहीं होंगे, ये आपका एक टॉर्क को जनरेट करेंगे या यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसका बेसिक फॉर्मूला आपका टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, ये आपका फर्स्ट फोर्स है, ये आपका सेकंड फोर्स है, तो जो टॉर्क रहेगा इज इक्वल टू आइदर ऑफ फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये भी क्यू ही है, ये भी क्यू ई है, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के बीच में लेना होता है, जो आपकी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं जिनमें दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये कंसेप्ट इस डायग्राम में लगाते हैं, तो ये फोर्स और ये फोर्स ये इन दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में लग रहे हैं, इसमें और इसमें, तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्टिट्यूट करते हैं, सपोज ये उसका ए पॉइंट है, ये सपोज करो बी पॉइंट है और ये सपोज करो आपका सी पॉइंट है। तो ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी। इसमें जो आपको रिक्वायर्ड लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली वो आपको ए बी चाहिए, ए बी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल में हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका ए बी है, क्योंकि बी सी तो आपका बेस हो गया, थीटा एंगल बन रहा है, तो ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, लेकिन ए सी साइड तो हमारी डाइपोल लेंथ 2a है, तो ए सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2a से। तो ए बी बाई 2a इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी इज इक्वल टू 2a इंटू क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये वैल्यू रखते हैं हम ए बी की जगह 2a इंटू साइन थीटा। तो नेक्स्ट जो आपकी स्टेप आई, पी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें Q इंटू 2a क्या होता है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये आपकी डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम Q इंटू 2a को रिप्लेस कर सकते हैं P से। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ गया, जहाँ पर P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा एंगल है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये आपको नहीं लगता ए बी साइन थीटा की फॉर्म में आ गया, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, टॉर्क इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी को आप ओपन करते हैं, यही आपका क्या आता है, फॉर्मूला आता है। सो जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसको जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, रखते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला जो आपका फोर्स होगा, जो टॉर्क होगा, वो आपका पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई आएगा, जिसके दो आपकी स्पेशल केसेस या 2-3 स्पेशल केस हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट है सपोज साइन थीटा या थीटा इज इक्वल टू 0, उस केस में साइन थीटा भी कितना हो जाएगा, 0, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपने अगर डाइपोल मोमेंट या डाइपोल को रखा हुआ है तो नेट टॉर्क कितना लगेगा, 0। वो कौन सा केस होता है, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। सेकंड केस है साइन थीटा या थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, उस केस में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एक्ट कर सकती है वो कितनी होगी, पीई। वो कौन से केस में होगी, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के।
अभी हमने टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन डाइपोल उसका टॉपिक किया, जिसका फॉर्मूला आपने निकाला टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जो कि इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ इन एरोज की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रखा है। उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है -q +q, स्टार्टिंग में एक एंगल θ1 बना रहा है, इसको हमने रोटेट किया। सपोज इस +q चार्ज को हम यहाँ लेकर आए, अब जो एंगल ये बना रहा है वो कितना हो गया θ2। तो इस दौरान θ1 से θ2 के ड्यूरिंग जो आपने मूव कराया, रोटेट करवाया, इस दौरान आपने एक वर्क किया होगा, वो वर्क ही किस में स्टोर होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि आपका टॉपिक भी है, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट कराने के दौरान आपने जो वर्क किया, वो वर्क ही एक्चुअली में स्टोर या कन्वर्ट होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन निकालने के लिए बेसिकली हम वर्क का डेरिवेशन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा आपने सिंबल या वैल्यू ली है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करो आप टोटल वर्क न निकालने की बजाय डी थीटा, जो कि एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए वर्क निकालते हैं, तो आपकी W का इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, dW इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। सो dW इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू पुट करो आप, पी ई साइन थीटा इंटू क्या पुट होगी, डी थीटा। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें इंटीग्रेशन एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एंगल की लिमिट पुट करेंगे, θ1 एंगल से कहाँ तक, आपका θ2 एंगल तक पुट करेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो W आ जाएगा, राइट हैंड साइड में P और E कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, इंटीग्रेशन से बाहर आएंगी, अंदर सिर्फ बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस रहता है आपका, सो पी ई माइनस कोस थीटा, θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। लिमिट पुट करते हैं हम नेक्स्ट में, तो पी ई माइनस सिंबल को हम बाहर लेकर आ सकते हैं, माइनस पी ई कोस थीटा, थीटा की जगह एक बार हम θ2 पुट करेंगे, एक बार कोस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, θ1 पुट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आई है, वर्क डन ड्यूरिंग रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2, वही वर्क की जो वैल्यू आई है वही एक्चुअल किसकी वैल्यू आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की, जहाँ पर θ1 और θ2 की वैल्यू गिवन हो सकती है या कोई भी केस हम ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम W की वैल्यू निकाल लेंगे।